दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कॉजेस ऑफ 1857 रिवोल्ट। उम्मीद करता हूं आपने इसके सारे कॉजेस बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे, जहां पे हमने बात करी थी कि किस तरीके से थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज करप्टेड एट द लोअर लेवल, हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो चुका था। नए नए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स में रेवेन्यूज को बहुत ज्यादा हाई रेंज पे सेट किया जा रहा था, जिस कारण से जमींदार और पीजेंट्स ये रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। इससे दोनों जमींदार, पीजेंट्स एंड इनफैक्ट इंडियन रूरल्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, क्योंकि जमींदार की लगातार लैंड कन्फिस्केट हो रही थी। पीजेंट्स पे लगातार जमींदार प्रेशर माउंट करते थे ज्यादा रेवेन्यू निकालने के लिए, और उनकी सिचुएशन आखिरी तक जाते जाते बहुत क्रिटिकल हो गई थी। हमने यहाँ पे 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में अलग से वीडियोस में डील करा हुआ है कि क्या होता है रियोतवारी, किन प्रोविंसेस में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, क्यों किया गया था। वैसे ही परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट और साथ ही साथ महलवारी सेटलमेंट। इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन में और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी छोटी छोटी। इसके बाद हमने मूव ऑन किया था पॉलिटिकल में वी हैव सीन हाउ विद द हेल्प ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश क्राउन इज रेगुलेटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडियन टेरिटरी। इसी के साथ सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जैसी पॉलिसी आती है, जिसमें कि बहुत सारे इंडियन नेटिव स्टेट्स को ये लोग अनेक्स कर लेते हैं गलत तरीके से। जैसे मैंने अवध का एग्जांपल दिया था आपको, जिसको कि माल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के अनेक्स कर लिया गया। सतारा, जिसको सब्सिडरी अलायंस में 1839 में मर्ज किया गया था, उसको 1843 में एनेक्स कर लिया जाता है। इस तरीके की पॉलिसी जब ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो जो इनके अलायंस होते हैं, अलायंस को ये लोग एनेक्स करना शुरू कर देते हैं, तो बाकी के इंडियन रूलर्स भी इनको सस्पिशियस नजरों से देखने लगते हैं। फिर वी हैव मूव ऑन टू इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कॉजेस, कि किस तरीके से एक पार्शियल और बायस बिहेवियर यहां पे देखने को मिलता है कि ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए यहां पे टैरिफ्स बहुत कम रहते हैं, इंडियन मर्केंटाइल क्लास के लिए टैरिफ्स बहुत ज्यादा रहते हैं। साथ ही इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी सक्सेसफुली प्रूव हो जाती है फ्यूचर में चल के। यहां पे हमको देखने को मिलता है किस तरीके से इंडिया को इन्होंने रॉ मटेरियल का और अपने फिनिश प्रोडक्ट बेचने का हब बना लिया था। देन वी हैव मूव ऑन टू द मिलिट्री कॉजेस। हमने देखा था कि दे आर पीजेंट इन यूनिफॉर्म, ये लोग अटैच थे अपनी जमीनों से, जो जमीनें लगातार कन्फिस्केट करनी पड़ रही थी ब्रिटिशर्स को। इनफैक्ट हम अभी जब आगे स्लाइड में बात करेंगे तो अवध की बात करेंगे। अवध के हर घर में से एक व्यक्ति मिलिट्री में था, और उस हर व्यक्ति के घर में लैंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए 15,000 करीब पेटिशंस अवध से ही सिर्फ फाइल की जाती हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या ब्रिटिशर्स के पास में। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सोशल रिलीजियस कॉजेस, जिसमें हमने बात करी थी कि दे वर ट्राइंग इनफैक्ट टू रिफॉर्म अस इन वेरियस वेज, जैसे कि वो फीमेल इन्फेंटिसाइड को बंद करना चाहते हैं, एबॉलिशन ऑफ सती करते हैं, स्लेवरी को बैन कर देना, इस तरीके से। और देन वी हैव मूव ऑन टू इमीडिएट कॉजेस, जहां पे हमने देखा था कि एनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कि र्यूमर फैल जाता है कि उसमें पोर्क और बीफ, उसकी कार्ट्रिजेस में पोर्क और बीफ मिक्स्ड है। और पोर्क और बीफ ये दोनों ही हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल थे। जैसे कि बीफ जो है एज काउ इज सेक्रेड टू हिंदूज, एंड पोर्क जिसमें कि मुस्लिम्स अपोज थे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस पूरे रिवोल्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज अबाउट हु पार्टिसिपेटेड एंड the most critical question that why they participated. Also we will look about the why this revolt failed and what the consequences at the end of this revolt it led to. तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रिवोल्ट स्टार्ट तो मीरठ से होता है, विच इज 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, मगर इसके पहले भी बहुत सारे इवेंट्स हो चुके होते हैं। जैसे 19 नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर वेस्ट बंगाल में हमने बात की थी, मंगल पांडे के बारे में बात की थी, जिन्होंने एक स्टेप फर्दर आगे जाके सर्जेंट मेजर पे फायरिंग कर दी थी। आफ्टरवर्ड ही वाज ओवरपावर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 8th of April। फिर हमने बात करी थी 3rd नेटिव कैवेलरी के बारे में, कैसे वहां पे 85 ऑफ देम वर डिसमिस, उनको इंप्रिजनमेंट कर दिया जाता है, उनके कॉमरेड उनको छुड़ा लेते हैं। ये सब बातें हम कर चुके हैं। नाउ अब यहां से मूवमेंट निकल चुका है दिल्ली के लिए। दे हैड ऑलरेडी सेट ऑफ फॉर दिल्ली आफ्टर सनसेट, ये हमने बात कर ली थी। अब दिल्ली जाके क्या होता है दोस्तों, वहां पे भी जो लोकल इन्फेंट्री रहती है वो इन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। किन लोगों को? जो मीरठ से निकले थे सनसेट के बाद में। और बहुत से यूरोपियन ऑफिसर्स जैसे साइमन फ्रेजर, उनको मार देती है और सिटी को सीज कर लिया जाता है। साथ ही साथ बहादुर शाह जफर,
who was both aged and powerless that time. He was proclaimed Shahenshah e Hindustan, that is Emperor of India. Now Delhi was soon to become the center of the Great Revolt और बहादुर शाह इसका सिंबल बनने वाले हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया यहां पे जाके घोषित किया गया? क्योंकि दोस्तों किसी भी रिवोल्ट के लिए एक फेस की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल 2014, 2019 इलेक्शंस जब आपने न्यूज चैनल पे सुने होंगे, आपने बहुत बार डिबेट सुनी होगी कि आपका पीएम चेहरा कौन है। आप जब स्टेट्स के इलेक्शंस देखते हो वहां पे भी आप ये चीज सुनते हो कि आपका सीएम का चेहरा कौन है। बेसिकली फेस हैज अ वैल्यू इन द इलेक्शन एंड जस्ट लाइक द रिवोल्ट। तो पूरे रिवोल्ट को चलाने के लिए आपको फेस की जरूरत होती है और वो फेस ऐसा होना चाहिए जो हर किसी को रिकॉग्नाइजेबल हो और जिसके अंडर में हर कोई उस रिवोल्ट में अपना सपोर्ट दे पाए। तो वो फेस था लास्ट मुगल एम्परर, डेट इज बहादुर शाह जफर। अब यहां पे बहादुर शाह जफर के साथ हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि बहादुर शाह जफर को जब एम्परर ऑफ इंडिया बनाया गया तो यहां पे हिंदूज का भी सपोर्ट था, प्लस यहां पे मुस्लिम्स का भी सपोर्ट था। यह शोकेस करता है कि जो रिबेल, जो क्रांतिकारी उस समय थे, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, न कि रिलीजियसली मोटिवेटेड। इसके बाद दोस्तों बहादुर शाह जफर लेटर्स लिखते हैं टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ इंडिया। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं टू ऑर्गेनाइज अ कन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स, ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर पाए और उनको रिप्लेस कर पाए। अब दोस्तों यहां पे जब ये क्रांतिकारी लोग जब मेरठ से दिल्ली जाते हैं तो इनको सिविल पॉपुलेशन जो है वहां की आम जनता वो भी ज्वाइन कर लेती है। यहां पे आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये सिविल पॉपुलेशन इन लोगों को क्यों ज्वाइन कर लेती है। और उसमें भी दोस्तों पर्टिकुलरली ये चीज देखी गई थी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। और यहां पे ये जो सिविलियंस हैं इनमें पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, शॉपकीपर्स थे, डे लेबरर, जमींदार, रिलीजियस मेंडिसेंट्स, प्रीस्ट, सिविल सर्वेंट्स, ये सब थे जिन्होंने इस पॉपुलर रिवोल्ट को पॉपुलर बनाया और इसको एक नई कैरेक्टर और रियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी। यहां पे दोस्तों जो पीजेंट्स और जमींदार थे उनके खुद के कुछ ग्रीवेंसेस थे। उनके ग्रीवेंसेस क्या थे? जो पीजेंट्स थे, जैसा मैंने बताया, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के कारण उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। दे वर फोर्स्ड टू पे वेरी हाई रेवेन्यू टू द बिग जमींदार। तो यहां पे जो पिटी जमींदार, जो छोटे जमींदार थे और जो पीजेंट्स थे, वो ऑलरेडी बड़े जमींदार से बहुत दुखी थे। तो इस रिवोल्ट का एडवांटेज लेके उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग मनी लैंडर्स, जिनसे उन्होंने पैसा लिया हुआ था, जो करी कलम इंटरेस्ट लगा के उन पे ब्याज दर ब्याज लगा के उनका अमाउंट बहुत ज्यादा बना देते थे, उनकी लैंड ले लेते थे। तो इन्होंने सोचा कि उन मनी लैंडर्स पे ही अटैक कर दिया जाए। उनकी अकाउंट बुक्स को जला दिया गया, डेट रिकॉर्ड्स को जला दिया गया और साथ ही साथ इन लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशान करता था वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिश्ड लोअर कोर्ट। तो यहां पे लॉ कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसेस, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, क्योंकि उन्हीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड रहता था कि इस व्यक्ति से कितने पैसे लेने हैं। पुलिस स्टेशन, जहां से कि इनको बंदी बनाया जाता था, इनके खिलाफ कंप्लेन की जाती थी, इनको अरेस्ट किया जाता था, इनको इंप्रिजन किया जाता था। ऐसे सारे ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसेस, सारे जो मैंने आपको बताया, इन सबको भी अटैक किया गया। तो विद इन अ मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली ये जो रिवोल्ट है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में फैल गया। अब आपका जवाब आपको मिलेगा कि किन किन लोगों ने यहां पे पार्टिसिपेट करा। तो कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अलमादुल्ला और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या इन लोगों के दिल में नेशनलिज्म की एक फीलिंग थी? ये लोग भारत के लिए लड़ रहे थे? आपको जवाब मिलेगा नहीं। ये सब अपने अपने कॉजेस के लिए लड़ रहे थे। जिस तरीके से ये सिविल पॉपुलेशन, ये पिटी जमींदार और ये पीजेंट अवध से अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे, वैसे ये सारे लीडर्स, नाना साहेब, खान बहादुर, रानी लक्ष्मीबाई, ये अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 2-3 डिस्कस करना चाहूं, नाना साहेब के बारे में बात करते हैं। नाना साहेब, मैंने आपको क्या लिखा, इन्होंने कानपुर से रिवोल्ट शुरू किया। बेसिकली ये अडॉप्टेड सन थे दोस्तों बाजीराव टू के। इनको फैमिली टाइटल से भी हटा दिया गया। पूना जो इनकी प्रोविंस हुआ करती थी वहां से भी इनको भगा दिया गया
और इनको रहना पड़ रहा था नियर कानपुर। इसी कारण से इन्होंने इंग्लिश को कानपुर से एक्सपेल मतलब बाहर किया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया अंडर बहादुर शाह जफर। इसी के तरह अगर खान बहादुर की बात करी जाए तो ये भी डिसेंडेंट थे रूलर ऑफ रोहिलखंड के। इनको भी जो पेंशन मिलती थी दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी ब्रिटिशर्स से और ये उससे नाखुश थे, तो इन्होंने भी 40,000 सोल्जर्स को इकट्ठा किया और स्टिफ रेजिस्टेंस दिया। इसी के साथ में बिहार में कुंवर सिंह, जैसा मैंने बताया कि सनसेट क्लॉज के थ्रू बहुत से जमींदार की लैंड कन्फिस्केट की जा रही थी, तो ये एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे किसी जमाने में, जमींदार ऑफ जगदीशपुर। इन्होंने भी ब्रिटिश को बहुत अच्छी रेजिस्टेंस दी क्योंकि इनको इनके एस्टेट से बाहर निकाल दिया गया था। फिर वैसे ही अगर हम रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इनकी बात करें, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे उन्होंने इनके अडॉप्टेड सन को थ्रोन सक्सीड करने से मना कर दिया था अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आफ्टर हर हस्बैंड राजा गंगाधर राव डाइड, और उनकी स्टेट जो है वो एनेक्स कर ली थी। यहीं से उन्होंने कोट दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आई शैल नॉट गिव अवे माय झांसी। और इनकी जो हम कहानियां सुनते हैं, इनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही दोस्तों, इवन द ब्रिटिश आर्मी पर्सोनल ह्यू ग्रोस जिन्होंने इनको डिफीट किया था, उन्होंने भी इनके ट्रिब्यूट में लिखा है, हियर ले द वुमेन हु वॉज द ओनली मैन अमंग द रिबेल्स। तो दोस्तों अभी तक मैं उम्मीद करता हूं आप ये चीज तो समझ गए कि किस तरीके से सब अपने अपने कॉजेस के लिए यहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी कारण से जो स्टॉर्म सेंटर्स बनते हैं मीरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, दिल्ली, ये सारे स्टॉर्म सेंटर्स बन के उभरते हैं। तो आपका सवाल ये जरूर हो सकता है कि क्या किसी भी इंडियन रूलर ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं किया था? ऐसा नहीं है, किया था। जैसे अगर हम सिंधियास की बात करें, जैसे आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए, वैसे ही सिंधिया उस समय भी जो लोकल रूलर हुआ करते थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंग्लिश के साइड रहेंगे। अगेन खुद का ऑब्जेक्टिव देखा। इसी के साथ में अब आपने ये सोचा होगा कि कोई भी मैंने कॉमन मासेस का तो यहां पे नाम ही नहीं लिया। इसमें अगर मैं आपको एक नाम देना चाहूं, शाहमल, ये अगेन इनकी एक बहुत फेमस कहानी है। एक लोकल विलेजर हुआ करते थे इन बगपात, उत्तर प्रदेश में आता है। इनका रेजिस्टेंस बहुत नोटेबल है क्योंकि इन्होंने बहुत से 84 विलेजेस लगभग उनके हेडमैन और वहां के पीजेंट्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए उनको उकसाया या उनको प्रेरित किया। एंड द पीपल अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, डिस्ट्रॉयड द ब्रिजेस। अच्छा, यहां पे आप ये भी चीज देख सकते हो, देखो जब यहां पे इन लोगों ने सिविल मासेस ने रिवोल्ट करना शुरू किया तो व्हाट दे हैव अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, दे हैव अटैक ब्रिजेस। ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि दोस्तों इन्हीं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इनके खिलाफ डिसीजंस आते थे, इनकी लैंड कन्फिस्केट की जाती थी, इन लोगों को इंप्रिजन किया जाता था। फिर आपका सवाल है कि ब्रिजेस को क्यों अटैक करा? क्योंकि ब्रिजेस ही उस टाइम इन लोगों के कम्युनिकेशन के मीडियम थे। जो ब्रिटिश आर्मी ट्रेवल करती थी वो ब्रिजेस के थ्रू करती थी, तो इन्होंने सोचा ब्रिजेस को ही ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर इवेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। बट देन द रिवोल्ट गॉट फेल्ड, द रिवोल्ट वाज फाइनली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। दे कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 28th of September 1857 एंड वन बाय वन जितने भी ग्रेट लीडर्स थे इस रिवोल्ट के, उन सबको कैप्चर करके कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाती है। एंड बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया वॉज फुल्ली री-एस्टैब्लिश्ड। इसी के साथ अब मैंने आपको यहां पे जितनी भी चीजें बताई इसके पहले लेक्चर में, इस लेक्चर में, वो हमने सिर्फ बात करी 1857, और मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा रिवोल्ट बहुत सालों के बहुत छोटे छोटे इवेंट्स के थ्रू मर्ज होता है और फाइनली इतना बड़ा रिवोल्ट आ जाता है। तो आपका सवाल हो सकता है कि क्या इस रिवोल्ट के पहले कोई भी रिवोल्ट नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। देयर वर मैनी सिविल अपराइजिंग्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स, छोटी बड़ी, ऐसा कोई भी साल नहीं था कि कोई भी एक छोटी अपराइजिंग ना हुई हो, और ऐसा कोई भी डेकेड नहीं था कि कोई बड़ी अपराइजिंग ना हुई हो। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द रिवोल्ट फेल्ड, जिसका सबसे पहला जवाब है ऑल क्लासेस डिडंट ज्वाइन। ऐसा क्यों हुआ होगा? अगेन जैसा हमने यहां पे बात करी कि छोटे जमींदार जो थे उनको प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी लैंड कन्फिस्केट हो रही थी, मगर जो बड़े जमींदार थे उनको ऐसा लग रहा था
ये पीजेंट्स हमारी भी रिकॉर्ड न जला दें, हमारा नुकसान न कर दें, इस कारण से ब्रिटिशर्स की साइड में रहना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अगेन देखो, अपना खुद का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स, ऐसे बड़े जमींदार, इन लोगों ने ब्रिटिश पेट्रोनेज ली, उनके साथ रहे। साथ ही दूसरा एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका, जिसको कि हम यहां पे बात करेंगे एजुकेटेड इंडियंस के नाम से, उस समय का बुद्धिजीवी इस पूरे रिवोल्ट को बैकवर्ड लुकिंग देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा था कि बेसिकली ये रिवोल्ट इस कारण से हो रहा है क्योंकि ये लोग फ्यूडल ऑर्डर को लाना चाहते हैं। वहीं जो ब्रिटिशर्स हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि हम इनका स्टांस चेंज होते हुए देखेंगे अभी फ्यूचर में, जब इनको रियलिटी पता चलेगी कि ब्रिटिशर्स वर नॉट एमिंग टू मॉडर्नाइज अस। इसी के बाद में बात करते हैं इंडियन रूलर्स। जैसा मैंने अभी आपको सिंधियास के बारे में बताया था ऑफ ग्वालियर, इसी के तर्ज पे होलकर्स ऑफ इंदौर, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध, महाराजा ऑफ कश्मीर, ऐसे रूलर्स ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लिया। उनको अगेन उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता हुआ दिख रहा था ब्रिटिश पेट्रोनेज में। इसी के साथ दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा, इतना भी बड़ा रिवोल्ट नहीं था जिसने पैन इंडिया में अपना इफेक्ट डाला हो। अगर एस्टिमेट लगाएं, और बहुत से एस्टिमेट्स पे अगर हम जाएं, तो ऐसा देखा गया है कि 1/4 ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, इससे ज्यादा इस रिवोल्ट में अफेक्ट नहीं हुआ था। और साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन बेसिस पे देखें तो 1/10 ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा इस रिवोल्ट के थ्रू अफेक्ट नहीं हुई थी, जो कि ये शोकेस करता है कि हमारा ये रिवोल्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके बाद में रीजन आता है पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। अब ब्रिटिशर्स एनफील्ड राइफल से हमारे साथ लड़ रहे थे, हम उनसे स्वॉर्ड्स के थ्रू लड़ रहे थे, तलवारों के थ्रू। उन लोगों के पास इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे पास घोड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका अनकोऑर्डिनेटेड। दोस्तों यहां पे कोऑपरेशन तो था, यहां पे सब लोग चाहते थे कि ब्रिटिश अथॉरिटी को यहां से हटा दिया जाए, मगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन मतलब कैसा होता है, जैसे एक गाड़ी है, एक गाड़ी को सब अलग अलग टाइम पे उठा रहे, तो गाड़ी उठेगी क्या? नहीं। मगर अगर सब एक साथ उस पर फोर्स लगा दें तो गाड़ी उठ जाएगी। तो यह होता है कोऑर्डिनेशन, जब सब एक साथ फोर्स लगा दें। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिली। इसी के बाद में आइडियोलॉजी, किसी के पास भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि कॉलोनियल रिजीम क्या होती है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, वो हमारे यहां क्या ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, हमें उनके खिलाफ किस तरीके का रिवोल्ट करना चाहिए, ये कोई भी अंडरस्टैंडिंग किसी भी लीडर में नहीं थी। और साथ ही हमारा जो लीडर था बहादुर शाह जफर, ये तो खुद ही एजेड था और वीक भी था। इसी के साथ में जैसा अभी हमने यहां पे देखा कि यहां पे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी, बिकॉज दे बोथ हैव सिलेक्टेड बहादुर शाह जफर। इसी के साथ में और भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स देखे गए जहां पे आप एग्जांपल दे सकते हो अबाउट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनिटी। जैसे नाना साहेब के पास एक मुस्लिम एक्सपर्ट थे इन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, अजीमुल्लाह, वो मुस्लिम थे। इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई, शी हैड सॉलिड सपोर्ट ऑफ अफगान सोल्जर्स, अगेन दे आर मुस्लिम। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहां पे देखी जाती है। और इन्हीं सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके जो सबने लड़ाई लड़ी, इसी कारण से यहां पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमको देखने को मिले, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। वीडी सावरकर साहब का बोलना था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कई लोगों का बोलना था कि ये ना कोई वॉर है ना कोई रिवोल्ट है, दे आर जस्ट रिलीजियस फैनेटिक्स, ये कुछ अपने धर्म के लिए पागल लोग हैं। या फिर कुछ लोगों ने बोला ये हिंदू और मुस्लिम्स ने अटैक किया है ऑन द क्रिश्चियनिटी। अलग अलग व्यूज हमको देखने को मिले। नाउ get move on to the next and the final topic, what are the consequences of this revolt। दोस्तों सबसे बड़ा जो इवेंट होता है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वींस प्रोक्लेमेशन, जहां पे पूरी पावर ब्रिटिश क्राउन अपने पास ले लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के यहां पे वॉइस रॉय को प्लेस कर दिया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बना दी जाती है। इस पूरे टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक समझाया था। तो इसको इलॉबरेट वर्जन में अगर आप देखना चाहो तो वहां देख सकते हो, पॉलिटी के सेक्शन में भी देख सकते हो। बेसिकली इस क्वींस प्रोक्लेमेशन में क्या था कि यहां पे ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी कि वो सबसे ऊपर है ऑन इंडियन स्टेट्स, इसको लाया गया। यहां पे बोला गया कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन देंगे, हम किसी भी तरीके का धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इसी के साथ यहां पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई गई। इसी के साथ इस प्रोक्लेमेशन में प्रॉमिस किया गया ऑफ इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल इंडियंस।
इसी के बाद में यहाँ पे मिलिट्री रिक्रूटमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जिन मिलिट्री पर्सोनल, जिस एरिया के मिलिट्री पर्सोनल्स ने 1857 का रिवोल्ट करा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अब ब्रिटिशर्स मार्शल रेसेस पे, जैसे कि पंजाब, नेपाल, नॉर्थ फ्रंटियर, जिन लोगों ने इस 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था या इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, यहां से अब मिलिट्री के रिक्रूटमेंट चालू होते हैं। और साथ ही हमको देखने को मिलेगा कि इस एक्ट के बाद में हमको कोई भी सोशो रिलीजियस मेजर रिफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। खैर दोस्तों, हैविंग ऑल द टॉक, यहां पे इस रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस कभी भी नहीं भूला जा सकता, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट वॉर। भले ही सबके ऑब्जेक्टिव अलग थे, बट दिस इज द फर्स्ट मेजर वॉर और यू कैन से अ समवॉट कोऑर्डिनेटेड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसने एक सेंटीमेंट डेवलप किया, जिसने एक एक्सपीरियंस दिया कि हम किस तरीके से ब्रिटिशर्स से फाइट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से फाइट नहीं कर सकते हैं। यहां पे हमको बहुत सारी हमारी शॉर्ट कमिंग्स पता चली। यहां पे हमने ये चीज देखी कि किस तरीके से हमको कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। इंडियन रूलर्स ने साथ आने की कोशिश करी और साथ आने का रिजल्ट देखा। और साथ ही यहां पे एजुकेटेड इंडियंस जो थे, उन्होंने जब फर्दर ब्रिटिशर्स की स्टडी करी तो उनको और ज्यादा समझ में आया व्हाट वाज देयर एक्चुअल ऑब्जेक्टिव टू कम टू इंडिया। This is it in this lecture. Hope you like this. Keep shining. Have a good day.